बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम फोर्स एंड मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 2.8 जो कि इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन के बारे में है, इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा और ये एक वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के जो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस मौजूद हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2.6 इसी टॉपिक से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बनाया गया है। आइए ज़रा इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लिखता है कि एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी पहले तो आप ये जो टॉपिक का नेम है इसकी वजाहत कीजिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद सेकंड सेंटेंस के अंदर वो कहता है कि शो दैट। अब देखें, शो दैट का मतलब होता है प्रूव दैट, और जब भी शो दैट या प्रूव दैट आए तो हमें उसको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ता है। भाई क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है? तो लिखता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन्स आर इक्वल, यानी जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं ना तो कोलिजन से पहले उनके रिलेटिव वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी कोलिजन के बाद उनके रिलेटिव वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड के। अब रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होती हैं मैं आपको ये भी समझाऊंगा, ठीक है? तो आपको इसका मैं प्रूव करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ये टॉपिक पेपर में आ जाए तो इसको कैसे अटेम्प्ट करें कि इसके फुल मार्क्स मिल जाएं, तो इस बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड पर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन या ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल वैसे सॉल्व करके दूंगा जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व करके फुल मार्क्स लिए जाते हैं, मुकम्मल हेडिंग्स के साथ, प्रॉपर मटेरियल के साथ, और मैथमेटिकल डेरिवेशंस आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ आपको क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नेम देखिए क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इसमें दो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है? एक है इलास्टिक कोलिजन और सेकंड है वन डायमेंशन। तो पहले तो हमें इन दोनों जो वर्ड्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखें, कोलिजन का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना। कोलिजन यानी टकराना। जैसे एक लेट करें गाड़ी है, वो मूव करती हुई किसी चीज़ में टकराती है तो हम बोलेंगे गाड़ी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट्स में कोलाइड की। कोलिजन का मतलब सिंपल टकराना। अब कोलिजन दो तरह की होती है, ठीक है? एक होती है इलास्टिक कोलिजन और सेकंड होती है इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन क्या होती है? ऐसी कोलिजन जिसमें ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, ऐसी कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। यानी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी एक जैसी हो, कांस्टेंट हो, सेम हो, कंजर्व हो, ऐसी कोलिजन कहलाती है इलास्टिक कोलिजन। एग्जांपल ले लीजिए, लेट करें अगर आपके पास एक हार्ड बॉल हो, जो कि इसकी एग्जांपल के अंदर लिखा गया था पिछले टॉपिक में। अगर आपके पास एक हार्ड बॉल हो और उसको आप किसी मार्बल फ्लोर के ऊपर जो है वो गिराएं, तो क्या होगा? हार्ड बॉल मूव करके जाएगी, मार्बल फ्लोर के साथ कोलाइड करेगी और कोलिजन के बाद मार्बल फ्लोर के साथ टकराने के बाद अगर वो वाली हार्ड बॉल इनिशियल हाइट तक वापस आ जाए तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है?
देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब भी कोई बॉडी मूव करता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो देखो, टकराने के लिए भी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। अगर ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी तभी वो टकराएगा ना। लेट करो आपके पास वो बॉल है, जब आपने उसको छोड़ा तो वो नीचे गई, मूव करती हुई जा रही है, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। टकराने के बाद वापस आई, वापस भी मूव करके आई, तो मतलब वापसी में भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो जिस हाइट से गिराई, अगर टकराने के बाद उसी हाइट पे वापस आ जाए तो मतलब जाते हुए जितनी काइनेटिक एनर्जी थी आते हुए भी उतनी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही। अच्छा, टकराने के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाए, पहले जितनी ना रहे, तो वो फिर वापस अपनी इनिशियल हाइट पे नहीं आ पाएगी, जो कि वापस आने के लिए भी क्या चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। तो यानी ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, और वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे उसको हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। एक है टोटल मोमेंटम, दूसरा है हमारे पास टोटल एनर्जी, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर टोटल मोमेंटम, टोटल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी तीनों कंजर्व रहते हैं। और इन इलास्टिक कोलिजन में टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहते हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। तो इलास्टिक कोलिजन मैंने बता दिया, ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे। अच्छा, वन डायमेंशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? वन डायमेंशन का मतलब होता है वन एक्सिस। अब आपने एक्सिस पढ़े हुए हैं, 3 एक्सिस हमारे पास होते हैं, 3 परपेंडिकुलर लाइंस की मदद से हम उनको शो करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस, ठीक है ऐसे, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और जो आउटवर्ड लाइन होती है वो जी एक्सिस कहलाती है। तो अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ किसी एक एक्सिस में मूव कर रहा हो तो फिर उसकी मोशन को हम बोलेंगे वो वन डायमेंशनल मोशन है, यानी वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, किसी एक एक्सिस में मूव कर रहा है। लेट करें मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ जा रहा हूँ, तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा हूँ, तो मेरी मोशन वन डायमेंशन है, ठीक है। और अगर मैं किसी लिफ्ट में, एलिवेटर में, किसी ऊपर वाली मंजिल में, बिल्डिंग पे जाता हूँ, तो फिर मैं सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करूंगा तो मेरी मोशन फिर भी वन डायमेंशन होगी। वन डायमेंशन का क्या मतलब? जो ऑब्जेक्ट है वो सेम लाइन में एक एक्सिस में अगर मूव करेंगे तो उसकी मोशन को हम क्या नाम देंगे? वन डायमेंशन। तो अब आपको पता चल गया इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन क्या है, यानी ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे, और टकराने से पहले और टकराने के बाद बॉडीज जो है वो एक डायमेंशन में एक ही एक्सिस में मूव करें, तो ऐसी कोलिजन को हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। एग्जांपल ले लें, लेट करें ये मेरे पास 2 बॉल्स हैं, चूंकि मैंने यहाँ पर ये 2 बॉल्स बनाई है, हम समझेंगे 2 बॉल्स हैं और दोनों इस तरीके से मूव कर रही हैं, अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही हैं, एक्स एक्सिस में मूव कर रही हैं। तो टकराने के बाद भी ये इसी लाइन में रहें, टकराने से पहले एक्स एक्सिस में थी, टकराने के बाद भी एक्स एक्सिस में रहें, यानी एक ही डायमेंशन में रहें, तो इनकी कोलिजन को क्या बोलेंगे? ये इलास्टिक कोलिजन है, चूंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही और वन डायमेंशन में भी मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मैं समझा चुका हूँ। आइए ज़रा अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो मैंने आपको बताई, यही है। तो कहता है कि द इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज। अब जारी सी बात है, इलास्टिक कोलिजन है तो इलास्टिक कोलिजन जिसमें 2 बॉडीज, टकराने के लिए कम से कम 2 बॉडीज तो चाहिए ना। अगर ये सिंगल बॉडी होगी तो वो फिर किस में टकराएगी? तो 2 बॉडीज हैं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन विच मोशन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन अकर्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। यानी कि टकराने से पहले बॉडीज और टकराने के बाद स्ट्रेट लाइन में रहें, जिस लाइन में पहले थी टकराने के बाद भी उसी लाइन में रहें। ऐसा ना हो कि टकराने के बाद एक बॉल दूसरी बॉल में टकराए तो पहली बॉल नीचे चली जाए, दूसरी बॉल ऊपर चली जाए, तो फिर इसका मतलब ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है? जिसमें बॉडीज टकराने से पहले जिस लाइन में थी, स्ट्रेट लाइन में थी, एक्स एक्सिस में थी, लेट करें, तो टकराने के बाद भी उसी लाइन में, उसी स्ट्रेट लाइन में, उसी एक्सिस में रहें। तो अब ऐसी कोलिजन को हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये है
कि बॉडीज़ जो हैं वो उनका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड हो रहा हो, यानी ऐसा नहीं कि अगर एक बॉल ये देखें ये इसके सामने टकराए, ऐसा अगर ये साइड से टकराएगी, यहाँ पे टकराएगी तो फिर ये ऊपर चली जाएगी, वो वाली नीचे चली जाएगी। तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब ये होता है कि बॉडीज़ आपस में टकराई हैं लेकिन हेड टू हेड टकराई हैं, ठीक है ना। तो हेड टू हेड टकराएंगी तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगी। तो पहले हमने इसको डिफाइन कर दिया। आप ये डेफिनेशन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के पेपर में ज़रूर लिखिएगा। ये टॉपिक की हेडिंग देने के बाद ये जो डेफिनेशन है ये वाली आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, तो इसको अगर लिखेंगे तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अच्छी बात है एक्स्ट्रा लिखना। अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्लेनेशन के अंदर सिर्फ मैंने 2 छोटे छोटे सेंटेंस लिखे हैं, बहुत ही इजी सेंटेंस हैं, लेकिन पहले हमें इन डायग्राम्स को समझना पड़ेगा। अगर आप ये डायग्राम्स को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपकी ये वाली थ्योरी और जो हम मैथ करेंगे वो बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि ये थ्योरी और ये जो हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करने लगे हैं ये सारी की सारी इसी डायग्राम के रिलेटेड ही है। तो आइए ज़रा डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम है, ये हमने 2 सिनेरियो बनाए हैं। ये है बिफोर कोलिजन दोनों बॉल्स, और ये यहाँ पे आफ्टर कोलिजन। अब देखें हमारे पास 2 हार्ड बॉल्स हैं, 2 गेंदे हैं, और पहली जो बॉल है उसका मैस लेट करें हमारे पास m1 है। सारी बात है अगर ये हार्ड बॉल है तो उसका कुछ ना कुछ मैस तो होगा ना, 200 ग्राम 500 ग्राम कुछ ना कुछ जितना भी है, तो उसको हमने क्या लेट कर लिया, m1 है। इसी तरह जो हमारे पास ये सेकंड बॉल है इसका मैस लेट करते हैं हमारे पास m2 है, और दोनों बॉल्स मूव कर रही हैं अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग सेम लाइन, ठीक है। तो अगर मूव कर रही हैं तो इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो भाई जो फर्स्ट बॉल है जिसका मैस m1 है उसकी वेलोसिटी लेट करते हैं v1 है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के सिंबल के ऊपर आपने एरो भी लगाना है। और सेकंड बॉल जिसका मैस m2 है वो भी इसी तरफ जा रही है लॉन्ग एक्स एक्सिस, और चूँकि मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास v2 होगी। ओके हो गया। दोनों बॉल जो हैं वो इस तरीके से मूव कर रही है। अच्छा मेरे पास ना यहाँ पर एक बॉल पड़ी भी है, 2 बॉल्स मेरे पास नहीं है। लेट करिए मेरे पास 2 बॉल्स है, ये बोर्ड मार्कर को भी आप बोर्ड जो है वो बॉल समझ लें। तो ये बॉल भी मूव कर रही है, इसके पीछे पीछे आ रही है, ठीक है। अब इसका मैस m1, दूसरी बॉल का मैस m2, इसकी वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी v1, सेकंड बॉल की वेलोसिटी v2। अब क्या होगा, लेट करते हैं जो हमारे पास फर्स्ट बॉल है ना उसकी वेलोसिटी सेकंड बॉल से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर है। यानी यहाँ पे मैंने शो भी किया है कि v1 जो है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है v2 से, तो तभी ये टकराएंगी ना। देखो अगर ये सेकंड बॉल स्लो जा रही हो और पीछे वाली बॉल फास्ट आ रही हो तो ये थोड़ी दूर जाके इसमें टकरा जाएगी, क्योंकि पीछे वाली फास्ट जा रही है। तो टकरो इन दोनों की कोलिजन के लिए हमें इसकी वेलोसिटी फर्स्ट की वेलोसिटी को ज़्यादा कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी तो फिर तो ये आपस में टकरा ही नहीं पाएंगी। तो ये बात है, समझ आ रही है ना आपको। तो अच्छा अब ये इसमें टकरा गई तो आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद क्या होगा। अब जारी बात है ये हार्ड बॉल्स है तो इनका मैस तो जो है पहले वाला वही रहेगा, ठीक है। ये m1 है तो बाद में भी m1 रहेगा, m2 सेकंड बॉल का मैस है तो बाद में भी m2 रहेगा, मैस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन आप जानते हैं वेलोसिटी के अंदर ज़रूर चेंजिंग आ जाएगी। भाई वाला कैसे पता है आपको, ये फास्ट थी ना फर्स्ट, सेकंड स्लो जा रही थी, जब ये इसमें टकराएगी तो ये थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्लो। अच्छा ऐसे नहीं होगा कि टकराने के बाद ये वापस मुड़ जाए, वो वाला केस नहीं है। वो तब होता है जब आगे एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स हो और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जब हैवी ऑब्जेक्ट्स में टकराता है फिर वो वापस आता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये दोनों बॉल्स का मैस तकरीबन एक जितना है, देखिए मैंने दोनों का साइज तकरीबन एक जैसा बनाया है, तो सिर्फ टकराने के बाद ये भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, ये भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन ये थोड़ी सी स्लो हो जाएगी फर्स्ट बॉल, और सेकंड बॉल थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, तो अब चूंकि टकराने के बाद कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज में फर्क आएगा, तो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम v1 प्राइम लेट कर लेते हैं। इसको प्राइम भी पढ़ते हैं, इसको डैश भी पढ़ते हैं, जो मर्जी पढ़ लें। और सेकंड बॉल की वेलोसिटी जो है उसको हम v2 प्राइम या v2 डैश लेट कर लेते हैं। दोबारा फिर देख लीजिए, टकराने से पहले कोलिजन से पहले बिफोर कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी m1 वेलोसिटी v1 मैस m1, सेकंड बॉल का मैस m2 वेलोसिटी v2। अब तो ये पहला जो सेंटेंस है ना ये इसी बारे में है, बिफोर कोलिजन वाला, इसको पढ़ते हैं।
लिखा है कि कंसीडर टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स, ये दोनों बॉल जो है वो स्मूथ है और नॉन रोटेटिंग है, यानी सिर्फ आगे मूव कर रही हैं, घूमती हुई नहीं जा रही। एक होता है इस तरीके से जब हम जो है गेंद को थ्रो करते हैं ना, तो वो स्पिन भी करती जाए और आगे भी जाए, स्पिन भी कर रही है, घूम भी रही है, आगे भी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ आगे जा रही है, इनके अंदर किसी किस्म की कोई स्पिन, कोई रोटेशन नहीं है। ऑफ मैसेज M1 एंड M2, उनका पहले का मैस M1, सेकंड का मैस M2, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज मतलब टकराने से पहले वाली वेलोसिटीज, V1 एंड V2 इन द सेम डायरेक्शन, पहले की वेलोसिटी V1, सेकंड की V2 और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सच दैट, और मैंने आपको बताया कि हमने फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी को ग्रेटर किया है सेकंड बॉल से, ताकि फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल से टकरा जाए। तो ये देखें एक सेंटेंस था, ये हमने बिफोर कोलिजन वाली जो स्टोरी है उसको यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्म में बयान कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो इसी बारे में ये सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है, जस्ट टू सेंटेंस है। दे कोलाइड, जारी बात है जब पहले की वेलोसिटी दूसरी से ज्यादा है तो ये आपस में कोलाइड करेंगी। एंड आफ्टर कोलिजन, तो टकराने के बाद, कोलिजन के बाद क्या होगा, दे मूव विद फाइनल वेलोसिटीज V1 प्राइम एंड V2 प्राइम, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो V1 प्राइम और V2 प्राइम हो जाएगी। ये मूव करेंगे फाइनल वेलोसिटीज के साथ अलोंग द सेम लाइन, जिस लाइन में पहले थी इनिशियल वेलोसिटी, जिस लाइन में थी फाइनल वेलोसिटी भी उसी लाइन में। ऐसा नहीं है कि एक मूव करके इधर चलेगी एक ऊपर चलेगी, यानी पहले वाली लाइन के अंदर ही है, तभी तो इसको फिर वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे अगर ये सेम लाइन में रहेंगी। यही तो हमने यहाँ पे बताया कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो बॉल्स हैं, कोलाइडिंग बॉडीज हैं, वो स्ट्रेट लाइन में रहें, जिस लाइन में टकराने से पहले थी उसी लाइन में कोलिजन के बाद होंगी, तो तभी ये वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको कितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाए, आप एक दफ़ा लेक्चर समझें और आपको देर तक याद रहे। अब है हमारे पास मैथमेटिकल डेरिवेशंस, ठीक है। अब देखिए मैं प्रॉपर हेडिंग दे रहा हूँ आपके सामने, आपने भी पेपर में इस तरह अटेम्प्ट करना है। मैथमेटिकल डेरिवेशन आपने इंतहाई ध्यान के साथ समझनी है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाते हैं। ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ अगर आप समझेंगे तो फिर मिस्टेक होने के चांस बहुत कम हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हमने इन बॉल्स के ऊपर हमने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बड़ी ही डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आया भी हुआ है, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले वाला टोटल मोमेंटम इक्वल होगा कोलिजन के बाद वाला टोटल मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। P इज इक्वल टू mv, तो इस बॉल का मोमेंटम क्या होगा m1 v1, तो इसका होगा m1 v1, ये इनिशियल है, प्लस हम इसमें इसका मोमेंटम ऐड करेंगे, इसका मोमेंटम, इसका मास और इसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट m2 v2, तो यहाँ पर हम लिखते हैं m2 v2। तो मैंने ये क्या किया, ये मैंने इनिशियल मोमेंटम ले लिया। इनिशियल मोमेंटम से ये मुराद है कि कोलिजन से पहले दोनों का मोमेंटम, इसका m1 v1 इसका m2 v2, तो इसको ऐड किया तो ये है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इस तरह यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम m1 v1 और इस बॉल का मोमेंटम m2 v2, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, यानी m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो अगर आपको याद हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है उसमें हमने यही फार्मूला डिराइव करवाया था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया था, और वो भी तकरीबन इस जैसा है, उसकी भी डायग्राम इस जैसी थी, थ्योरी भी तकरीबन सेम इसी तरह की थी, आप उसको समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर ना हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना है, कैसे करना है वो आप ज़रा ध्यान के साथ समझिए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि m1 वाले उस साइड लेफ्ट साइड पे हो जाएं और m2 वाले राइट साइड पे हो जाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आगे हमने यहाँ पर रिपीट भी करना है, तो आप इसको समझिएगा। ये है m1 v1, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ m1 v1, देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, ये m1 वाला इस तरफ है, इसको अगर मैं उस तरफ ले जाऊँ तो जाकर ये माइनस हो जाएगा ना, इधर प्लस का है, तो m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू, अब ये तो उधर चला गया, इधर एक तो ये रह गया, यानी m2 v2 प्राइम इधर रह गया, और ये जो है ये प्लस वाला है m2, इसको इस तरफ ले आओ, इस तरफ आकर ये माइनस हो जाएगा,
m2v2। अब आपने देख लिया कि मैंने m1 वाले लेफ्ट साइड पे कर लिए और m2 वाले राइट साइड पे कर लिए। कैसे किए मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, अब इन दोनों में m1 आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि जो चीज़ दोनों में हो वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए मैंने m1 कॉमन लिया, कॉमन लेने से इसमें बचा v1, ठीक है। v1 हमारे पास आएगा, वेलोसिटी के ऊपर एरो लगाते जाना, माइनस v1 प्राइम, ठीक हो गया। यानी ये v1 माइनस v1 प्राइम, m1 क्यों लिखा वो तो कॉमन ले चुके हैं, इज इक्वल टू राइट साइड पर हमारे पास m2 कॉमन आएगा। तो m2 को जब आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा v2 प्राइम माइनस v2। तो ठीक हो गया ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉमन लेना आता होगा। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी तरह जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, चूंकि हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, तो इसलिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया। और इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। चूंकि वैसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे उसी को तो इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो हमें फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या होती है, ये बिल्कुल ऐसे, यानी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम, जैसे इधर मोमेंटम का सम लिया, इज इक्वल टू फाइनल में यानी आफ्टर कोलिजन इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम इस तरफ आएगा जैसे हमने मोमेंटम का सम लिया। अच्छा, बात ये, मोमेंटम होता है mv, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी होगी 1/2 इसका मास m1, इसकी वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी के ऊपर स्केयर आता है, ठीक हो गया। प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 m। तो m इसका लो, इसका मास m2 है, वेलोसिटी का स्केयर, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो वेलोसिटी का स्केयर। समझ आ गई ना। देखो ये m1 v1 है, तो यहाँ पर भी m1 v1 है, बस इसको काइनेटिक एनर्जी की शक्ल दी है, हाफ mv² होती है ना। तो यहाँ पे इसी को लिख लो 1/2, ये m1 v1 प्राइम है, तो लिख लो m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये क्या है, m2 v2 प्राइम है, तो इसको लिख लो 1/2, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2, इसका मास इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसका मास m2 है, तो m2 लिख लो। और वेलोसिटी क्या है, v2 प्राइम है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाओ, ठीक हो गया। तो हमने क्या की, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इस तरफ, यानी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, ये है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की, और ये है काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉल की आफ्टर कोलिजन। तो इनको ऐड कर दिया, यानी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ये है बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद वाली, उसका सम। अब इसी को भी जिस तरह वो हमने सॉल्व किया ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि 1/2 को हम कॉमन ले सकते हैं। ये हम स्टेप पहले करते हैं। इधर भी आप 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा m1 v1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। प्लस इसमें 1/2 कॉमन चला गया, तो ये अंदर वाला आ जाएगा m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। बड़ी ध्यान के साथ समझते जाना, ये ना हो कि बोर हो के दरम्यान में छोड़ जाओ और वीडियो को आगे कर लो, चले बाद में स्टेप देख लेंगे। तो भाई आपने स्टेप सिर्फ देखने नहीं है, लिखा हुआ नहीं चेक करना, उसको समझना भी है। समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको खुश होना चाहिए कि आपको मैं इंतहाई डिटेल के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में भी समझा सकता हूँ, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो मेहनत हो रही है, आप भी मेहनत करें। देखें 1/2 कॉमन ले लिया, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, प्लस 1/2 कॉमन जा चुका, तो ये बचेगा क्या, m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। आपने वीडियो को फुल क्वालिटी में रखना है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आती जाए। क्वालिटी लो होगी तो फिर आपको ये लिखा हुआ सही नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर ये 1/2 से 1/2 कट गया। भला क्यों कटा, क्योंकि सेम चीज़ें आमने सामने हो तो वो कट जाती हैं। अब ये जो बच गया है इसको नीचे लिख लेते हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। जो बचा है वो है m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। सेम मैंने लिख लिया। अब हमने यही काम करना है कि m1 वाले उस साइड पे और m2 वाले इस साइड पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे रखिएगा, ये है m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है। इस m1 वाले को उधर ले जाओ तो जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो ये है m1 v1 प्राइम का स्क्वायर
यहाँ पे इक्वल लगाएं, ये वाला m2 v2 प्राइम का स्क्वायर इधर ही रहेगा, तो इसको लिख लेते हैं m2 v2 प्राइम स्क्वायर माइनस ये वाला जो प्लस वाला ना, इसको इस तरफ ले, उस तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा m2 वाला, तो m2 v2 का स्क्वायर। समझ आ गई ना, m1 वाले उस साइड पे, m2 वाले इस साइड पे। अच्छा, अब हमने पता क्या करना है, इन दोनों में उस तरफ m1 कॉमन आएगा और इस तरफ m2 कॉमन आएगा। तो चलिए ज़रा कॉमन लेते हैं, ये मेरे पास आएगा m1, तो m1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा v1 का स्क्वायर और माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास m2 कॉमन है तो आप m2 को कॉमन ले लीजिए। इस तरफ क्या बचा बोलिए, v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। समझ आ रही है ना आपको? देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। एक स्टेप और है, और अब हम इसके ऊपर ना एक फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ऊपर सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, देखिएगा आपने, यहाँ पे मैं इसका ना हिंट दे लूँ, पहले फॉर्मूला का हिंट दे लूँ ताकि समझ आ जाए। ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो इसको ना दूसरे तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, पहले मैं लिखने लगा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बात एक ही ऐसे लिख लिया। या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इट मीन्स दैट पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इक्वल आएगा पहला माइनस दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा। तो ये जो है ना ब्रैकेट में, ये है पहले का स्क्वायर यानी v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, और यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो इस ब्रैकेट के ऊपर भी हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस ब्रैकेट पर भी हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये स्टेप जो है अक्सर स्टूडेंट्स जो है उनको कंफ्यूज करता है, तो मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ, सुनिएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, अब वो हिंट दे दिया, तो ये है m1। अच्छा, ये क्या है, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, तो क्या आएगा v1 माइनस v1 प्राइम यानी पहला माइनस दूसरा इंटू v1 प्लस v1 प्राइम, ठीक है, इंटू पहला प्लस दूसरा। समझ आ गई? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला माइनस दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा। समझ आ गई? इस तरह ये m2 वैसे ही लिख लें, m2 लिख लिया। अच्छा, ये है v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2, तो बोले क्या आएगा v2 प्राइम माइनस v2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2। समझ आ गई? और वेलोसिटी के ऊपर आप यहाँ पर एरो भी लगा दे। अच्छा, एरो जो आप ना चेक करने हैं, जब आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें तो बाद में इस लॉन्ग क्वेश्चन को चेक करें, एरो मिस नहीं होना चाहिए। जितनी भी वेलोसिटीज है उनके ऊपर एरो आपने ज़रूर लगाने हैं, अगर एरो नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको आपने अवॉइड करना है, इन्हीं वजह से नंबर कटते हैं। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर पेपर तो सारा करके आए हैं, पता नहीं नंबर क्यों कम आए हैं। तो भाई वो कम क्यों आते हैं, उसकी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता, आप कर रहे होते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर आपने एरो लगाना है, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे आप मैथमेटिकल स्टेप्स कर रहे हो, चाहे आप थ्योरी भी क्यों ना लिख रहे हो, तो यहाँ पर भी आपने जो वेक्टर है, वेक्टर का सिंबल जो है उसके ऊपर एरो लगाते हैं। अब ये जो है इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये इक्वेशन 1 आई और ये इक्वेशन 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिवाइड करना मतलब तकसीम करना, तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। अच्छा, ये देखें फिर कॉमन मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि इक्वेशन को इक्वेशन लिखे ना, ई क्यू क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट्स को लिख देते हैं ई क्यू। भाई ई क्यू कुछ नहीं है, पूरा वर्ड लिख दें, इक्वेशन 1 and 2। इस तरह कुछ स्टूडेंट्स जब पेपर अटेम्प्ट करते तो लिख रहे होते हैं ANS। भाई आप आंसर लिख लो, साथ WER भी लगा दो, ANS कुछ नहीं होता, पूरा वर्ड। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बिटवीन जब आता है तो उसको B/W लिख देते, तो भाई बिटवीन का पूरा स्पेलिंग लिखा करो। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आदत बन गई है इस तरह लिखने की, तो आप कोशिश करें इस आदत को ठीक करें। अब इक्वेशन को डिवाइड कैसे करने हैं भाई, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करना है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और राइट साइड को राइट साइड पे डिवाइड करना है। तो आइए जरा लिखते हैं, पहले मैं इसको लिखूंगा, ये क्या है m1 v1 माइनस v1 प्राइम इंटू v1 प्लस v1 प्राइम, इसको मैंने लिख लिया ओवर, ठीक है। और ओवर हमने क्या लगाना है, इसकी लेफ्ट साइड, ये क्या है m1 v1 माइनस v1 प्राइम
इज इक्वल टू, ये वाली राइट साइड यहाँ पे उतारते हैं तो ये क्या है ज़रा बोलिए, m2 इंटू वी टू प्राइम माइनस V2। समझ आ रही है ना आप लोगों को? डिवाइड कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड, राइट साइड को राइट साइड पे डिवाइड। मैथमेटिकल चीज़ों की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी हाथ के ऊपर टिक जाएंगी, गलती के चांस कम। ये मैंने लिख ली, उसके नीचे इसको लिखना है m2 इंटू V2 प्राइम माइनस V2। तो देखिए मैंने लिख लिया, और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी के ऊपर एरो नहीं लगाया तो अब लगा देते हैं, चूँकि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। लगता है जैसे मिस्टेक नहीं है भाई, लेकिन नंबर कटवाती है, वेलोसिटीज़ के ऊपर एरो लगाने हैं। तो सारे लग गए। अब यहाँ पर पता है क्या होगा, कुछ जो है टर्म्स वो कैंसिल हो रही हैं। कैसे? m1 से m1 हो गया ना, ये v1 माइनस वी वन प्राइम, ये भी v1 माइनस वी वन प्राइम, तो सेम चीज़ें ऊपर नीचे हो कैंसिल हो जाती है, ये भी होगी। इस तरह m2 से m2, और देखिए v2 प्राइम माइनस v2 है, ये भी v2 प्राइम माइनस v2 है। तो अब जो बच गया उसको लिखते हैं। स्टूडेंट्स खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा वेट करें, चूँकि इसका रिजल्ट जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, वो जो हमने शो करना है, शो दैट मैंने शुरू में बताया था वीडियो के, अप्रूव करना है, वो होने वाला है, वही तो आपने समझना है, उसी के लिए हम ये सारा मेहनत कर रहे हैं। ये क्या है, v1 माइनस v1 प्राइम, इसका रिजल्ट आप जरूर समझिएगा, इज इक्वल टू ये क्या है, v2 प्राइम प्लस v2। तो जो बच गए मैंने उनको नीचे उतार लिया, इधर ये बचा इज इक्वल टू इधर ये बचा। अच्छा मैं इस तरह करता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ कि मैं विदाउट प्राइम वाले लेफ्ट साइड पे और प्राइम वाले राइट साइड पे। कैसे? ये v1 है, इसको मैंने लिख लिया v1, ये v2 उधर विदाउट प्राइम है तो इसको उधर ले जाओ, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, माइनस v2 इज इक्वल टू, इस तरफ ये है v2 प्राइम, और ये इस तरफ आकर, ठीक है, ये देखें ये यहाँ पर प्लस था, गलती हो गई ना, v1 प्लस v1 प्राइम, ये v2 प्राइम प्लस, तो एक प्लस माइनस से गलती हो जाए तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये प्लस था, इसको जब उधर ले जाएंगे उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस v1 प्राइम। समझ आ गई आपको? ये दोनों आपने नीचे उतार लिए, दोनों के अंदर प्लस है, तो v1 इधर ही है, ये विदाउट प्राइम v2 उस तरफ चला गया, माइनस हो गया, ये v2 प्राइम इधर आ गया, ये v1 प्राइम उस तरफ प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया। अच्छा अब इसमें ना एक स्टेप रह गया है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे यूज करेंगे। तो बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना, ये है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। मैं इसको लिखता हूँ, कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये इस साइड जो है इसको हम पढ़ेंगे, इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और इसकी राइट साइड है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब ये कैसे है इसको मैं आपको समझा लूँ, फिर मैंने यहाँ पर बेसिकली रिजल्ट लिख दिया है, जो कि क्वेश्चन का जो सेंटेंस है उसी को मैंने हैंस के साथ रिपीट किया है। स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी होती है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से जो वेलोसिटी है। जिस तरह देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं, तो आप कहेंगे सर आप रेस्ट में हैं क्योंकि आप आराम से खड़े हुए हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के लिहाज से, आप ऑब्जर्वर हैं, अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो तो वो रेस्ट में होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो वो क्या होता है, मोशन में होता है। ऐसे ही है ना। तो अब जब भी हम वेलोसिटी लेते हैं तो किसी एक ऑब्जर्वर के लिहाज से वेलोसिटी होती है। अब इसकी ना मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ, एग्जांपल की मदद से समझिएगा, ये आपको समझ आ जाएगी। लेट करें एक ना कार खड़ी है, एक कार खड़ी है और एक और कार है, वो इस तरीके से 40 की स्पीड से आ रही है। कितनी? 40 की स्पीड से आएगी, फर्स्ट कार और सेकंड कार में टकराएगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कितनी स्पीड के साथ ये टकराई? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर आपने खुद बताया कि ये 40 की स्पीड से आ रही है, तो और ये कार रुकी हुई है ये वाली, तो 40 की स्पीड से टकराएगी ना, इसमें कौन सी पूछने वाली बात थी? तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब मैं आपको ये कहता हूँ कि लेट करें ये जो कार है ना, ये पहले ही 30 की स्पीड से मूव कर रही है, 30 की स्पीड से मूव कर रही है, और ये कार 40 की स्पीड से जा रही है। अब ये इसमें टकराई, तो अब बताएं कि ये इसमें कितनी स्पीड से टकराएगी? तो आपका आंसर क्या होगा? क्या अब भी आपका आंसर 40 होगा? नहीं स्टूडेंट्स, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ये रुकी हुई थी ना, तब इसके अंदर जो इम्पैक्ट पड़ा, जो इस कार को डेंट शेंट या चोट लगी, वो 40 की स्पीड वाली लगी। जब इसकी अपनी वेलोसिटी 30 होगी, और जो अब ये वाली कार की स्पीड तो वही है 40, जब ये इसमें टकराएगी ना, तो नुकसान पता कितनी स्पीड वाला होगा? 10 वाला, 10 वाला होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 30 की स्पीड से मूव कर रही है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। पहले रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का फर्क, वेलोसिटी का डिफरेंस,
पहले वाले में वेलोसिटी का डिफरेंस 40 था, ये 40 की स्पीड से आ रही थी, ये 0 की स्पीड, तो 40 माइनस 0 40, तो 40 की स्पीड वाला इम्पैक्ट पड़ा, नुकसान हुआ, एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अगर ये दूसरी कार पहले ही 30 की स्पीड से जा रही हो और ये 40 की स्पीड के साथ मूव करती हुई इसमें टकराएगी, तो अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, फर्क है, वो तो 40 माइनस 3 10 का हुआ। तो अब कितना जो है नुकसान होगा, 10 का। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, अब देखें रिलेटिव वेलोसिटी, अब मैं आपको यही मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। लेट करें इसकी स्पीड 40 थी मीटर पर सेकंड, इसकी 30 थी, तो ये इसमें कितना टकराएगी, 10 के साथ, ऐसे ही है ना, 10 के फर्क के साथ। अब जब इसमें टकराएगी तो लेट करें इसकी जब जारी बार टकराएगी तो ये थोड़ी स्पीड अप हो जाएगी बॉल, ये 40 होगी और ये 30 होगी, लेट करें। तो अब कितना डिफरेंस है, 40 माइनस 30। पहले क्या लेना है, यानी दिस माइनस दिस, v1 माइनस v2, इसका मतलब ये है रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंस v1 माइनस v2। ये देखें v1 माइनस v2 क्या रिलेटिव वेलोसिटी है कोलिजन से पहले, और कोलिजन के बाद लेट करें, जारी बात है जब ये इसमें टकराएगी तो ये थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और ये पहले वाली थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो लेट करें ये 40 होगी, ये 30 होगी। ये अभी हम इसके स्पेशल केसेस के अंदर ये पढ़ेंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मैस सेम वो आपस में टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाती है। इस टॉपिक के अंदर आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके 4 केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के। अच्छा, मैं उसको ना उस पर एक अलग से वीडियो इसके नेक्स्ट वाली रिकॉर्ड कराऊंगा, इसमें हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो अब क्या हुआ, अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लोगे, दिस माइनस दिस, बड़े वाले में से छोटा निकालते हो ना, तो अब वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस, यानी v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम, यानी ये रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। तो यानी जितनी टकराने से पहले वेलोसिटी का डिफरेंस है, रिलेटिव वेलोसिटी टकराने के बाद भी उतने ही डिफरेंस है। यानी जितनी स्पीड से आपस में टकराएंगे उतनी स्पीड से ही ये सेपरेट हो जाएंगे। यानी स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन होती है कि जितनी स्पीड से एक दूसरे की तरफ गए हैं टकराने के लिए, उतनी ही स्पीड से ये एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। तो यानी कि हैंस फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमने प्रूव कर दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर इक्वल। तो ये क्या होती है, इक्वल होती है। अच्छा, ये ऐसे भी आ सकता है, शो दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, यानी एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन, शो दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, यानी जितनी स्पीड से अप्रोच कर रही हैं बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटीज को बोलते हैं, उतनी स्पीड से एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी ये स्टेटमेंट आ सकती है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया है, इसी तरीके से आपने करना है। पहले आप टॉपिक की हेडिंग देंगे, उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखे, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिखेंगे, फिर इसकी आप डायग्राम बनाएंगे, फिर इसी डायग्राम के ऊपर आप ये मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई स्टेप मिस मत करना। और लास्ट पे अगर आप यहाँ तक लिखेंगे तो इस लॉन्ग क्वेश्चन के आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं साइड पे हो चुका हूँ, आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास ये महफूज हो जाए और बाद में भी आपने चूँकि समझ तो लिया है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा जी, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है ये कंप्लीट होगा, यहाँ तक ही आपने करना है। लेकिन अब हमने पता है क्या करना है, एक काम थोड़ा सा और करते हैं, अभी जाइएगा मत, कि हमने ना ये v1 प्राइम और v2 प्राइम यानी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, इनके फार्मूलाज को फाइंड करना है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा आगे तक भी आ जाता है, यानी एक तो इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन को एक्सप्लेन कर दो और इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के अंदर जो फाइनल वेलोसिटीज है यानी v1 प्राइम और v2 प्राइम, इनके फार्मूलाज डिराइव करो। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस बोर्ड्स के अंदर, तो हम इसको अब सॉल्व करने लगे हैं। यानी हम पता क्या करने लगे हैं, v1 प्राइम और v2 प्राइम, यानी ये है वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं बता चुका हूँ कोलिजन से पहले वाली जो वेलोसिटीज हैं वो तो v1 एंड v2 हैं। तो वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन क्या है, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन जो है वो अब हमने डिटरमिन करनी है। मैंने हेडिंग क्या दी, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, v1 प्राइम और v2 प्राइम। मैं आपको थोड़ा सा कुलिया बताता हूँ। चले पहले हम फाइंड करते हैं v1 प्राइम, पहले फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिटर्मिनेशन, ठीक है, या लिखते हैं फाइंडिंग। फाइंड करना या डिटरमिन करना बात तो एक ही है ना, तो फाइंडिंग या फॉर्मूला चले लिखते हैं, ये सबसे अच्छा है। फॉर्मूला ऑफ
V1 प्राइम, यानी अब हम V1 प्राइम का फार्मूला फाइंड करेंगे, उसके बाद V2 प्राइम का भी करेंगे। लेकिन अगर आपने V1 प्राइम का फार्मूला ड्राइव करना समझ लिया तो V2 प्राइम आप ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पता है कौन कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये आपने याद रखनी है। एक हम इक्वेशन में अब यहाँ पे ना इक्वेशंस को नाम देने लगा हूँ, इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर ए का। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन, इसका नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर ए का। और ये वाली जो इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर ड्राइव की है, जो हमने शो की है, इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन नंबर बी का। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। बस इन दोनों इक्वेशनों की खेल है और ये दो फार्मूले ड्राइव होते हैं। ज़रा आप ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक क्या है कि अगर मैं इस फार्मूला में से, इक्वेशन बी में से V2 प्राइम को सेपरेट करूं, किसको? V2 प्राइम को सेपरेट करके इक्वेशन नंबर ए के अंदर यहाँ पर पुट कर दूं और इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास V1 प्राइम का फार्मूला आ जाएगा। और अगर मैं इसमें से V1 प्राइम को सेपरेट कर लूं, अलहदा करके यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए में पुट करूंगा तो मेरे पास V2 प्राइम का फार्मूला आ जाएगा। समझ आइए? इसको वापस करके दोबारा देख लीजिए मैंने क्या बोला। अब मैं करने लगा हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने लगा हूँ। देखो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं हिंट दूंगा फ्रॉम इक्वेशन बी। मैं यहाँ पर सिर्फ ये थोड़ा सा लिख लूँ, फिर हम वो उधर से जाके शुरू करेंगे फ्रॉम इक्वेशन बी। बस आपने एक काम करना है कि आपने इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, और ये वाला भी यहाँ पे लिखा रहेगा। चले फ्रॉम इक्वेशन बी। इक्वेशन बी जो है ये देखिएगा, इक्वेशन बी में से मैं पता क्या करने लगा हूँ, V2 प्राइम को सेपरेट करने लगा हूँ। इन दोनों को मैं ऐसे लिखता हूँ V1 माइनस V2। ओके हो गया? देखिएगा क्या है V1 माइनस V2, और ये V1 प्राइम इधर है प्लस माइनस का, इधर माइनस का। इसका अगर इसमें उस तरफ ले जाऊं तो उस तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस V1 प्राइम। तो भाई फिर इस तरफ क्या रह गया? इस तरफ रह गया V2 प्राइम। तो V2 प्राइम यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब देखिए मैंने इस इक्वेशन से V2 प्राइम को सेपरेट कर लिया। अब ये V2 प्राइम इसके इक्वल है। ये V2 प्राइम हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर ए में, और ये पुट यहाँ पे होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, पुटिंग दिस V2 प्राइम इन इक्वेशन ए, इसको मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा। अब मैं ये जो टॉपिक की हेडिंग वगैरह है इसको रेज करने लगा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V2 प्राइम इन इक्वेशन ए। ये आप देख रहे हैं कि V2 प्राइम की वैल्यू है, इसको हमने इक्वेशन ए में पुट करना है। इक्वेशन ए यहाँ पर थी, मैंने रेज कर दी। आप वीडियो को पीछे करके उसको दोबारा देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इक्वेशन ए को दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है? एक दफ़ा यहाँ पर लिखते हैं। इक्वेशन ए हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या होता है उसको देखिएगा, इक्वल m1v1, ठीक है? इसकी इक्वेशन m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, ठीक है ना? m2v2 प्राइम, ये हमारे पास एक जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, जिसको हमने यहाँ पर इक्वेशन ए का नाम दिया। अब m2v2 प्राइम, मैंने v2 प्राइम क्यों नहीं लिखा, वहाँ पर ब्रैकेट डाली, क्योंकि v2 प्राइम को हमने क्या पुट करना है, ये v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम, ठीक है? वो देखिए क्या है, दोबारा देखिए, v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। तो हमने इक्वेशन नंबर बी से V2 प्राइम सेपरेट किया और इक्वेशन ए में पुट कर दिया। तो अब हमारे पास जो V1 प्राइम है, ये इसका फार्मूला आ जाएगा। चलें, अब आपने इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो बड़ी ही ध्यान के साथ समझनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बस आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है? ताकि आप इसकी मैथ को अच्छे से समझ सकें। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हम एक काम करेंगे, इस m2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखिएगा ये वाली साइड मैंने वैसे ही नीचे कॉपी की, इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम, वैसे ही लिखा। अब ये m2 पहले v1 से मल्टीप्लाई होगा तो m2 v1, फिर प्लस माइनस माइनस m2 v2 प्राइम से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस m2 v1 प्राइम से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने क्या किया, m2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट स्टेप भी आपने बड़ी ध्यान के साथ समझना, उसमें सिर्फ हम एक काम करेंगे। हम यहाँ पर अपने जहन में ये रखेंगे कि हमने V1 प्राइम का फार्मूला फाइंड करना है।
तो जो फाइंड करना होता है ना, अगर आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा, जो फाइंड करना होता है वो एक साइड पे होना चाहिए, बाकी सारे दूसरी साइड पे होने चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने यही गेम खेलनी है कि v1 प्राइम हम एक तरफ रखेंगे, जिनमें v1 प्राइम है वो एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे जो हैं टर्म्स वो एक जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो देखें v1 प्राइम किस किस में है, एक इसमें है ये वाला और एक इसमें है, तो ये दो इधर रहेंगे, ये वाले दो उस तरफ चले जाएंगे। समझ आई ना आपको? तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा m1 v1, इसको मैंने वैसे लिखा, प्लस m2 v2, ये वाले दोनों वैसे ही लिख लिए। अब जिन पे मैंने टिक लगाई है वो v1 प्राइम वाले हैं, वो इस तरफ रहेंगे, ये वाले दो भाई साहब उधर जाएंगे। अब देखो ये वाला इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस m2 v2। अच्छा, जिसको मर्जी पहले ले जाए, चाहे पहले इसको ले जाए बाद में इसको ले जाए, ले जाना दोनों को ही है। ये माइनस हो जाकर प्लस हो गया और ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो चलो उसको उधर ले जाते हैं। ये है m2 v1, उधर जाकर माइनस होगा, इस तरफ ये दो रह गए, एक m1 v1 प्राइम और दूसरा ये वाला m2 v1 प्राइम। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिख लिए दोनों। अच्छा, अब हम उस वाली साइड को ज़रा थोड़ा सा हल करते हैं। ये है m2 v2 प्लस m2 v2, तो ये बनेगा 2m2 v2, ऐसे ही है ना, दो दफ़ा है, तो ये आएगा हमारे पास 2m2 v2, इसको मैंने लिख लिया, ठीक है, ये वाले। अच्छा, बाकी ये पहला और ये तीसरा बच गया, तो इसको आप ऐसे ही लिख लें, ये है m1 v1 और ये है माइनस m2 v1 प्लस 2m2 v2। समझ आ गई आपको? मैंने थोड़ी तरतीब लगा ली, ये वाला और ये माइनस वाला शुरू में लिख लिए, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लिए, ये प्लस ही होगा। अच्छा, इन दोनों में ना आप कॉमन ले सकते हैं v1 प्राइम, v1 प्राइम कॉमन आ जाएगा ना, दोनों में है, तो ये बचेगा m1 प्लस m2, ठीक है, v1 प्राइम कॉमन ले लिया। अच्छा, अब इसमें एक काम रह गया, इन दोनों में हम v1 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी है इसमें भी है, तो चलिए कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेना है? v1, तो उस तरफ बचेगा m1 माइनस इसमें बचेगा m2, चूँकि v1 कॉमन लिया जा चुका है, प्लस इसको वैसे ही लिख दो, 2m2 v2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है m1 प्लस m2 और v1 प्राइम। तो ये देखिएगा मैंने इस स्टेप को कर लिया, समझ रहे हैं ना आप लोग? समझ आ रही है? ओके। अब चूंकि हमने v1 प्राइम फाइंड करना है, तो v1 प्राइम को इस तरफ रहने देते हैं, ये v1 प्राइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में m1 प्लस m2, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो चलो उसको उधर लेके चलते हैं, इसको पहले ऐसे ही लिखें। अच्छा, ये है जी m1 माइनस m2 v1 प्लस 2m2 v2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख लिया v1 प्राइम, तो इसमें ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओवर m1 प्लस m2, उस तरफ जाकर ये डिवाइड होगा, ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, चले लगा लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये उधर जाकर डिवाइड हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक स्टेप और करते हैं, ये जो है ना, ये पहली रकम का भी बटा है और दूसरी का भी बटा है, दोनों का है, तो दोनों को सेपरेट इस पे डिवाइड करते हैं। यानी पहले हम ये लिखते हैं कि m1 माइनस m2 v1, ठीक है, इसका ये बटा अलग कर लेते हैं, m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस ये क्या है? 2m2 v2, और इसके नीचे m1 प्लस m2 सेपरेट कर लें। अगर आप एलसीएम लेंगे m1 प्लस m2, फिर दोबारा वही बन जाएगा, आप जानते हैं, v1 प्राइम। तो लीजिए हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, बस इसको तरतीब से लिख लीजिए कि v1 प्राइम हमारे पास आया, ये v1 प्राइम को सिर्फ लिख लिया और उस वाली साइड को सिर्फ लिख लेते हैं। क्या आया? m1 माइनस m2 इंटू v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2, ठीक है, ओवर m1 प्लस m2। तो ये है v1 प्राइम का फार्मूला, और इस फार्मूला को हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे, और इसके बाद जो इलास्टिक कोलिजन के स्पेशल 4 केसेस हैं, उनमें चारों केसेस के अंदर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ज़ुबानी याद कर लें, ये आपकी फिंगर टिप्स पे फार्मूला आना चाहिए।
अब जिस तरह हमने ये V1 प्राइम का फार्मूला फाइंड किया है, इस तरह अब हम V2 प्राइम का फार्मूला भी फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आपने समझना हो तो लास्ट तक समझें। तो मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ फाइंडिंग ऑफ V2 प्राइम, या जिस तरह हमने वो वाली हेडिंग दी है कि फार्मूला, ठीक है, किसका फार्मूला, ऑफ V2 प्राइम। V2 प्राइम क्या था, सेकंड बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ये है। अच्छा, अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यही इक्वेशन बी में से पहले V2 प्राइम को सेपरेट करके इक्वेशन ए में पुट किया तो V1 प्राइम आ गया। अगर हम इक्वेशन बी में से V2 प्राइम की बजाय V1 प्राइम को सेपरेट करके इक्वेशन नंबर जो ए है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली उसमें पुट करेंगे तो फिर हमारे पास V2 प्राइम आएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको समझ लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैं पूरा काम करवाऊंगा अपने हिस्से का, और आप भी अपने हिस्से का पूरा काम कीजिए, लेक्चर देखिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ना कमेंट करते हैं नीचे कि सर आपका लेक्चर बड़ा लेंथी होता है, यानी वो इस चीज़ से परेशान होते हैं कि लेक्चर ना छोटा सा हो। तो स्टूडेंट्स, आपको तो इस बात पे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको हम इतना डिटेल में लिख लिख कर स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। आप उनके बारे में सोचिए कि जो हज़ारों रुपए फ़ीस देते हैं एकेडमीज़ में, और सिर्फ आधे घंटे का जल्दी जल्दी लेक्चर हो जाता है। इतने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, कुछ समझ आती है कुछ नहीं आती, घर जाके फिर कोई हैंडबुक लेनी पड़ती है, सर कितना करें, कौन सी हेडिंग्स दें, कैसे करें कि पूरे नंबर मिलें। तो भाई कुछ समझना हो ना, कुछ हासिल करना हो तो फिर टाइम लगाना पड़ता है। बेसिकली दौर है रील्स का, शॉर्ट्स का, तो हम छोटी छोटी वीडियोस देखने के आदी हो गए ऐसे करने के, तो बड़ी वीडियोस हमें थोड़ी सी अजीब लगती है। तो भाई अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो टॉपर बनना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो फिर आप अपने माइंड के अंदर ये बात बिठा लें कि लेक्चर लंबा फ़ायदेमंद, लेक्चर छोटा कुछ चीज़ें स्किप हो जाएंगी, कुछ चीज़ें वो समझा देगा। तो जितना लंबा लेक्चर होगा, आप देखें मैथ की मैथमेटिकल चीज़ें हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। अब मैथ को मैं कैसे शॉर्ट करूँ, क्या मैं इसके बाद डायरेक्ट ये लिख दूँ, ये स्टेप ना करूँ? तो भाई करवाने हैं, समझाना है, बुक पे नहीं हुए हुए ये स्टेप्स, और किसी हैंडबुक पे भी नहीं हुए हुए। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, आपको मटेरियल भी मिल जाए और आपकी टेंशन ख़त्म हो जाए। चीज़ समझ आ गई तो टेंशन ख़त्म, अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अगर लंबी हो जाए तो इस चीज़ से खुश हुआ करें कि चले अब ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस जल्दी जल्दी आए पढ़ा कर निकल गए, छोटी सी वीडियो, नहीं, ऐसे नहीं है भाई। हम अच्छा पढ़ेंगे, आपको अच्छा पढ़ाएंगे ताकि आपके फुल मार्क्स आएँ। तो आप इसको समझिए, ठीक है, मैंने आपको बताया ताकि आपका माइंड सेट क्लियर हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन बी, ये इक्वेशन बी है, इसमें अब मैंने किसको सेपरेट करना है, V1 प्राइम को। तो पता क्या करता हूँ, देखिएगा, V1 प्राइम को उधर ले आता हूँ और इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, तो हो गया ना सेपरेट। देखिए V1 प्राइम उस तरफ माइनस का है, अगर इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आया V1 प्राइम, यानी मैं V1 प्राइम को इस तरफ ले आया, इधर V2 प्राइम उस तरफ वाला वो वैसे रखो, V2 प्राइम, और इन दोनों को जो लेफ्ट साइड पे है उधर ले जाओ। अब क्या होगा, ये माइनस वाला जाकर प्लस हो जाएगा और प्लस वाला जाकर माइनस। तो चलो पहले माइनस वाला उधर जाते हैं, ये प्लस V2 हो जाएगा, ताकि दोनों पहले प्लस वाले पहले लिखे जाए ना। अच्छा, ये V2 है, ये V2 उधर जाकर प्लस हो गया ये, और V1 प्राइम इधर प्लस का है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस V1। तो ये आ गया। अब देखें, मैंने इक्वेशन बी का हवाला दिया और इसमें से मैंने V1 प्राइम को सेपरेट कर लिया। अब ये V1 प्राइम बिल्कुल जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ V1 प्राइम इन इक्वेशन बी, यहाँ पर मैंने लिख लिया कि ये जो वैल्यू V1 प्राइम की हमने निकाली है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर बी में। और इक्वेशन बी क्या थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन थी M1V1। अब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन वैसे भी जुबानी आनी चाहिए, क्योंकि ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको भी ज़रूर समझेगा। मैंने उसको भी स्टेप बाय स्टेप जिस तरह बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व करवाया है। तो भाई अच्छा होता है, ठीक है, इस तरीके से करवाना ताकि आपके फुल मार्क्स आए। जब मैं पढ़ता था FSC में फ़िज़िक्स, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन रहती थी कि कहाँ से तैयार करूँ, किस हैंडबुक से तैयार करूँ कि मेरे फुल मार्क्स आ जाएँ, ठीक है। तो मतलब अब आपको तो वो चीज़ हम करके दे रहे हैं ताकि आप सेम एज़ इट इज़ प्रैक्टिस करें, समझें और इस तरह पेपर में अटैम्प्ट करें, आप फुल मार्क्स ले लें, आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है अब। अच्छा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1V1 प्राइम प्लस M2V2 प्राइम। अब मैंने M1V1 प्राइम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, V1 प्राइम की वो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। तो क्या है, V2 प्राइम प्लस V2 माइनस V1, ठीक है।
तो मैंने V1 प्राइम की यहाँ पर वैल्यू लगा दी, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। तो यहाँ पर V1 प्राइम आना था, उसकी वैल्यू लगा दी। अब इसके बाद देखो वैल्यू पुट करने के बाद ये सेम स्टेप है, पहले हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, फिर जिसको फाइंड करना है V2 प्राइम उसको सेपरेट करेंगे, तो बाकी सारा स्टेप ऐसे ही होगा। मैं करके दे रहा हूँ फिर भी। ये है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो ज़रा क्या बनेगा, पहले M1 मल्टीप्लाई होगा V2 प्राइम से तो लिख दिया, फिर M1 मल्टीप्लाई होगा अंदर V2 से तो ये लिख दिया, फिर प्लस माइनस माइनस ये M1 V1 आएगा, M1 V1, और ये अब वैसे का वैसे ये M2 V2 प्राइम लिख लिया। अब देखो हमने V2 प्राइम को फाइंड करना है, तो V2 प्राइम किस में है, एक इसमें है और एक इसमें, बिल्कुल ऐसे जैसे ये एक पहले में था और एक आखिरी में था, यहाँ पे पहले और आखिरी में, दो उधर थे उधर भी वही दो M1 V1। तो अब बस इनको इधर रखो और इन दोनों को ले जाओ, ये सारे स्टेप उस जैसे हैं लेकिन फिर भी आप समझो इनको ताकि गलती ना हो जाए। M1 V1 और इनको नोट कर लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी दूंगा, लेकिन पहले आप समझो। इज इक्वल प्लस, अब देखो इन दोनों को मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये माइनस का, ठीक है, ये प्लस का, तो अब क्या होगा भला कि ये जो माइनस का है ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये है माइनस का, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो चलो इसको मैंने उधर जाकर प्लस कर दिया, यानी M1 V1, और ये प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, M1 V2, और इस तरफ ये पहला और आखिरी बच गया M1 V2 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। देखो बिल्कुल ऐसे जैसे ये पहले तीन प्लस के थे, फिर एक माइनस का, तीन प्लस के पहले एक माइनस, फिर इधर दो बचे, अब इधर दो V2 प्राइम वाले बचे। अब इनको ज़रा सॉल्व करते हैं, इसमें वही काम वही होगा कि M1 V1 प्लस M1 V1, जिस तरह वो था ना M2 V2 प्लस M2 V2 M2 V2, इधर M1 V1 और ये भी M1 V1, तो ये बनेगा 2M1 V1 प्लस के साथ। तो बाकी ये दो बच गए, इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये क्या है, एक है M2, चले एक दफ़ा ऐसे लिखता हूँ ताकि समझ आ जाए, M2 V2 माइनस M1 V2, समझ आई। ये और ये सेकंड और फोर्थ वाला वैसे लिख लिए, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लिया, और इस तरफ आप कॉमन लें, क्या कॉमन लें, V2 प्राइम, तो क्या बचा M1 प्लस M2 बचा, चूँकि V2 प्राइम तो बाहर चला गया। तो बिल्कुल देखें ये इसके साथ मैच हो रहा है ना, ये देखें, अब इससे नेक्स्ट स्टेप भी इसके साथ मैच होगा, चूँकि इन दोनों में अगर आप देखें तो V2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, उस तरफ क्या था पहले दोनों में V1 कॉमन आया था, तो यहाँ पे हम V2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा M2 माइनस M1, ठीक है, चूँकि V2 तो कॉमन है तो M2 माइनस M1, ये है 2M1 V1 इज इक्वल टू, इसको आप वैसे ही लिख लें, M1 प्लस M2 इंटू V2 प्राइम, ठीक है, ये देखें बिल्कुल इस जैसा स्टेप अब बन गया। अब इसके बाद ये स्टेप है, यानी हम इस ब्रैकेट को उधर जाकर डिवाइड करेंगे, तो चले इसे लिखते हैं, ये क्या है M2 माइनस M1 V2 प्लस 2M1 V1 के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरफ जाकर ये डिवाइड हुआ M1 प्लस M2, ये देखें, और इस तरफ क्या आया V2 प्राइम, यानी हम अब इस स्टेप तक पहुंच गए। इसके बाद क्या स्टेप है, इसको इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिख दो, तो चलो लिखते हैं, ये क्या बनेगा M2 माइनस M1 इंटू V2 प्लस प्लस, ठीक है, प्लस 2M1 V1 2M1 V1, ये M1 प्लस M2 इसका भी बटा है, यानी M1 प्लस M2, और इसका भी बटा है, दोनों का सेपरेट कर दिया M1 प्लस M2, इस तरफ क्या आया V2 प्राइम। तो ये V2 प्राइम का फार्मूला आ गया है, बस इसको आप तरतीब से लिख लीजिए, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। लास्ट स्टेप पे क्या आया जी, V2 प्राइम, ठीक है, इज इक्वल टू ये M2 माइनस M1 V2। अच्छा, इन दोनों फार्मूलाज को आपने इंतहाई ध्यान के साथ याद कर लेना है, V1 प्राइम और V2 प्राइम का फार्मूला आप अच्छे से याद कीजिए। अच्छा, पता क्यों याद कीजिए, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, उसमें हम इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके 4 बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं इलास्टिक कूलिंग इन वन डायमेंशन के, उनको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, तो फिर आपको ये 2 फार्मूलेज आने चाहिए। तो यहाँ तक अब हम इसको एंड करते हैं, इस लेक्चर को।
V1 प्राइम और V2 प्राइम के फार्मूलाज भी आपसे ड्राइव करवा सकता है। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन चलें समझ तो आ गया ना, बात तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गई ना। तो V1 प्राइम और V2 प्राइम के फार्मूलाज आप लिखिए, इनको ज़ुबानी याद कीजिए। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, इलास्टिकली एंड वन डायमेंशन थोड़ा सा लेंथी है। इसके बाद इसके 4 केसेस हैं, तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें उसको करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और 4 केसेस वाली नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है, जो वीडियो है, वो यहाँ पर हो रही होगी। अगर आपने अभी देखनी हो तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।